व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। तो हम पढ़ेंगे प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग हेल्प कैसे करता है और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कैसे देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग होता क्या है? तो प्लानिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, when it should happen and how it will be accomplished and who will be the responsible, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं हमें करना क्या है, हमें करना कब है, हम इसको अचीव कैसे करेंगे और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स टुडे एंड वेयर यू वांट इट टू बी टुमारो। ये ब्रिज को फिल करता है, गैप को फिल करता है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है और जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और ये रहा उसका ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसे सेल 25 लाख करनी है, तो इसके बीच का ये जो गैप है ना, ये प्लानिंग फिल करती है। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ईजिली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। एट इट्स कोर, प्लानिंग मीन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना और टारगेट्स को सेट करना। जैसे यहाँ पे 25 लाख ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है। देन फॉर्मुलेट एक्शनेबल स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम, और फिर एक्शनेबल स्ट्रेटजीज को अब फॉर्मुलेट करना, यूज़ करना, जिसकी वजह से वो सेल को जो कि 25 लाख तक पहुँचा सकते हैं। कैसे? या तो वो एडवर्टीज़मेंट इंक्रीज़ कर देंगे, या तो वो पर्सनल सेलिंग का ज़्यादा महत्व देंगे, या तो वो पब्लिक रिलेशन पे वर्क करेंगे, या वो सेल्स मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें वो वाउचर्स बोनस वगैरह प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, जिससे उनकी सेल इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से ऐसे एक्शन लेते हैं, स्ट्रेटजीज यूज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स को अचीव कर सके। इट एड्रेस बोथ द एंड गोल्स एंड द मीन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये एड्रेस करती है दोनों चीज़ों को। एंड गोल, और जैसे इस केस में ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल है सेल करना 25 लाख का, इसको भी एड्रेस करता है। और कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस के लिए, इस सेल को 25 लाख करने के लिए। क्या वो एडवर्टीज़मेंट करेंगे टीवी वगैरह पे, या वो पर्सनल सेलिंग को प्रमोट करेंगे, वो और पर्सन को हायर करेंगे जिनके एक्सपर्ट होंगे सेलिंग में, जो सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, या वो पब्लिक रिलेशन को करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अपनी इमेज को इम्प्रूव करेंगे कस्टमर्स की नज़रों में, जिससे वो सेल को इंक्रीज़ कर सके। या वो प्रॉपर से एग्रेसिव सेलिंग मेथड यूज़ करेंगे जिसमें वो वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे, कूपन्स प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, जिससे उनकी सेल इंक्रीज़ हो। तो पहली चीज़ जो आप प्लानिंग में डिटरमाइन करते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। जैसे इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमें सेल 25 लाख पहुंचानी है, ठीक है। फिर वो क्लियर और मेजरेबल गोल होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो आप अचीव ही ना कर सके। मान लीजिए आप कर दे कि सेल 25 करोड़ आपको अचीव करनी है, आप अचीव ही नहीं कर सकते उसको। तो इस तरीके के आपको ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं करना है। आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीवेबल रखना है, क्लियर रखना है, जो मेजरेबल हो, जिसे आप अचीव कर सकें। तो पहला स्टेप होता है आपको कि ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली सेट करना है। दूसरा स्टेप है कि आपको डिटरमाइन करनी है टाइमलाइन। कोई भी वर्क बिना टाइमलाइन के नहीं हो सकता। आप प्लानिंग ही नहीं और बाकी भी चीज़ें देखिए तो बिना टाइमलाइन के नहीं हो सकता। अगर आप कोई टाइमलाइन नहीं देंगे कि आपको इतने वक्त में ये काम करना है, तो फिर वो काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और इस्टेब्लिश रियलिस्टिक डेडलाइंस, और वो डेडलाइंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। जैसे इस केस में मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कहे कि 12 मंथ में हमें सेल को 25 लाख करना है, जो अचीवेबल है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 12 मंथ में 25 लाख की सेल करना अचीवेबल है। बट अगर यही कहे कि आपको 1 मंथ में 25 लाख सेल करने हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, रियलिस्टिक ही नहीं है। तो आपको डिटरमाइन करनी है टाइमलाइन को जो रियलिस्टिक हो, जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि है वो अचीव कर सके, ठीक है। उसके बाद चूज़ करना है मेथड को। फिर कहा कि आपको सेलेक्ट बेस्ट अप्रोचेस। आपको मेथड्स को चूज़ करना है कि आप एडवर्टीजमेंट यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग यूज़ करेंगे, पब्लिक रिलेशन यूज़ करेंगे, या सेल्स का मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आप एग्रेसिव सेलिंग करेंगे और कस्टमर्स को वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे, बोनसेस देंगे, को डिस्काउंट देंगे, रिबेट्स देंगे, जिससे सेल इंक्रीज़ हो। तो आपको जो भी मेथड बेस्ट हो, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, आपकी सेल को इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ कर दे, तो उस मेथड को आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप रोल्स को असाइन करेंगे।
और डेलीगेट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना भी टैलेंटेड मैनेजर वो अकेले सारे काम नहीं कर सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ करनी है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स में, जिससे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और रोल्स को असाइन करना पड़ेगा कि सेल्स के लिए ये पर्सन है, फाइनेंस के लिए पर्टिकुलर पर्सन है, एचआर के लिए कोई ये पर्टिकुलर पर्सन है। इस तरीके से आपको ड्यूटीज़ को असाइन करना पड़ेगा, जिससे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 की फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के की फीचर्स, आप इन्हें कैरेक्टर स्किट्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको सही से समझना है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, पहला प्लानिंग का फीचर है प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग हमेशा प्राइमरी फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो पहली थिंग वो करते हैं वो प्लान करते हैं। कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के वर्क नहीं कर सकते, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे कोई और भी वर्क हो, उसमें आप बिना प्लान के काम नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज़ द फाउंडेशनल मैनेजमेंट फंक्शन दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कैन बिगिन। प्लानिंग हमेशा आपका फर्स्ट स्टेप होता है। आप ऑर्गेनाइज बाद में करेंगे, स्टाफिंग अच्छे पर्सन्स को बाद में हायर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल तब करेंगे। जब तक आपका प्लानिंग नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग जो कि होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकंड, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, क्योंकि प्लानिंग का मेन मोटिव ही होता है कि ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कंट्रीब्यूट करना। प्लानिंग इस्टेब्लिश द स्पेसिफिक, वो मेथड प्लानिंग इस्टेब्लिश करता है स्पेसिफिक मेथड। जैसे पिछले केस में आपको मैंने बताया कि पर्सनल सेलिंग यूज़ करें या पब्लिक रिलेशन यूज़ करें या फिर सेल्स मेथड यूज़ करें, जिस भी तरीके से वो स्पेसिफिक मेथड प्लानिंग आपको बताता है, प्रोसीजर्स बताता है, पाथवेज बताता है। और नीडेड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग ये पाथ देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली अचीव कर सके। सेकंड, प्लानिंग इज़ परवेसिव। ये तो आपको पता ही होगा, रिक्वायर्ड एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह यूज़ होता है प्लानिंग का। प्लानिंग आप कहीं पे भी जाए, हर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप टॉप एग्जीक्यूटिव हो, स्ट्रैटेजीज हो या फ्रंटलाइन मैनेजर्स हो जो प्लान करें डेली ऑपरेशंस को। किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो टॉप लेवल पे होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रोथ दें और बाकी चीज़ों में हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशन को। जो लोअर लेवल पे या फ्रंटलाइन लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अचीव करते हैं कि रेगुलर जितने भी एक्सपेंस है उसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे खर्चे हों, कैसे रिवेन्यूज अर्न होंगे, कैसे इनकम होंगी, कैसे सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना है, ठीक है। तो प्लानिंग परवेसिव होती है, हर जगह यूज़ होती है। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस एक्टिविटी। प्लानिंग नेवर स्टॉप। प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये हमेशा चलती रहती है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। दैट अडॉप्ट्स एंड इवॉल्व थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इंटायर लाइफ साइकिल। जो इंटायर लाइफ साइकिल में ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग होते ही होती है। हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको प्लान करना ही पड़ता है, चाहे आप गोल अचीव करना चाहें, चाहे नया एम्प्लॉय आपको हायर करना हो या और भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को आपको प्लान करनी पड़ती है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो कि है फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग इज इनहेरिटिवली फॉरवर्ड लुकिंग, बिल्ड ऑन केयरफुल प्रेडिक्शंस, मार्केट एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड अजम्पशन अबाउट व्हाट लाइज अहेड। क्या चीज़ आगे लाई करती है। प्लान आप इसलिए तो करते हैं कि आपको फ्यूचर के बारे में पता चले या फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करें कि ऐसा होगा तो आपको ये स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। सिक्स्थ, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग रिक्वायर्स इवेलुएटिंग मल्टीपल अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसमें आप बेस्ट डिसीजन ले सके, इसमें भी आपको प्लानिंग जो कि हेल्प करती है। तो ये 6 फीचर्स थे प्लानिंग के। प्राइमरी फंक्शन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव के लिए, परवेसिव होता है, हर जगह यूज़ होता है, कंटिन्यूस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद 7 रीजन्स वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें 7 रीजन्स पढ़ने हैं प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। गिव एम्प्लॉयज़ क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है डायरेक्शन कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। इट क्रिएट यूनिटी ऑफ पर्पस एंड एलिमिनेटिंग कन्फ्यूजन अक्रॉस टीम। हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पता होता है उसे क्या करना है और कब करना है, तो इससे कन्फ्यूजन को वो एलिमिनेट कर देते हैं।
दूसरी चीज़ है कि रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ को बहुत रिड्यूस कर देता है। हेल्प मैनेजर्स एंटिसिपेट चैलेंजेस बाय एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग मार्केट ट्रेंड्स, इनेबलिंग प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। प्लानिंग जो कि है मैनेजर्स को हेल्प करता है एंटिसिपेट करने में चैलेंजेस को, जो वो एनालाइज करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को। आप कभी भी प्लानिंग करेंगे तो आप पहले पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, पिछले साल हमने ये प्लान किया था, कैसा वर्क किया। अगर अच्छा वर्क किया तो डेफिनेटली गुड है, बट नहीं हुआ तो क्या चेंजेस करना है। फिर स्कैन करेंगे मार्केट ट्रेंड्स, अभी मार्केट में क्या चीज़ प्रिवेल कर रही है, किस चीज़ में मार्केट की ट्रेंड मार्केट को नीड है। उसके बाद आप प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स देंगे उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो कि रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर प्रॉपरली प्लान कर लेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, आपको पता होगा किस पर्टिकुलर पर्सन को क्या पर्टिकुलर वर्क करना है, और एक्टिविटीज़ जो कि वेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। एंश्योर सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, एलिमिनेट्स डुप्लीकेट ऑफ वर्क एंड क्रिएट स्मूथ इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब सबको पता होगा उसे क्या काम करना है, किस चीज़ के लिए फाइनेंस है, किस चीज़ के लिए एचआरएम है, तो उससे तो वो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होगा ना बस डिपार्टमेंट के अंदर, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को भी डिक्रीज़ कर देगा। उसके बाद प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग हमेशा प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को। दिस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिंग थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, एनकरेज करता है मैनेजर्स को डिस्कवर बेटर करने में, कुछ नया इनोवेट करने में, एंड मोर एफिशिएंट मेथड फॉर अकम्प्लिश टास्क, और टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोर एफिशिएंट मेथड्स बताता है प्लानिंग। उसके बाद फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। With goals clearly defined and future scenarios anticipated, managers can make faster, more confident and more effective decisions. फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, क्योंकि गोल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, फ्यूचर सिनेरियोज को एंटिसिपेट कर देता है। लास्ट में आपने पढ़ा था ना पॉइंट फ्यूचरिस्टिक। और फिर मैनेजर्स जो कि मोर कॉन्फिडेंटली अच्छे डिसीजंस को ले सकते हैं, इससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हमेशा ये स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है जिसके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं आप, क्रिएट बेंचमार्क्स फॉर कंपेयरिंग प्लान वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसमें आप बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं जो क्या प्लान हुआ है और किस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है। प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। फोकस जो कि है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव करने पे होता है। अलाइंस एंड डायरेक्ट्स ऑल एम्प्लॉयज एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल कोर गोल, इंश्योरिंग एवरीवन्स वर्क टुवर्ड द सेम डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के वक्त सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक है। 5 की लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो की लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में पहला है कि मे लीड टू रिजिडिटी। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वंस इस्टेब्लिश्ड, अगर आपने प्लानिंग कोई बना लिया, आपने ये लिया कि हम इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे, तो प्लान बिकम इनफ्लेक्सिबल। फिर आप वो बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं, उससे आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा और मनी वेस्ट होगा। मैनेजर्स में रेसिस्ट नेसेसरी चेंजेस इवन व्हेन सर्कमस्टांसेस शिफ्ट, पोटेंशियली रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा और रिस्पॉन्सिवनेस को रिड्यूस करेगा। इनइफेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट्स। प्लानिंग जो कि है इनइफेक्टिव होता है डायनामिक इन्वायरमेंट में। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ कीप्स चेंजिंग, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है, तो इनइफेक्टिव हो जाता है। अगर आपने पहले कोई चीज़ प्लान कर लिया तो इनइफेक्टिव हो जाता है कि बाद में अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ चेंज हुई इन्वायरमेंट में तो फिर वो डिफ़िकल्टी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट्स विद फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल डिसरप्शन, इवन वेल क्राफ्टेड plans can quickly become outdated and obsolete। आपको बताया मैंने कि आउटडेटेड हो जाती है टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट हो जाती है, इसकी वजह से जो कि है प्लानिंग थोड़े से लिमिटेशन प्रोवाइड कर देती है। प्लानिंग जो कि क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है, ठीक है। रिजिड प्लान एडहेरेंस कैन स्टिफल इनोवेशन, मेकिंग मैनेजर्स लेस विलिंग टू प्रपोज फ्रेश आइडियाज़ और सच एज इम्प्रूवमेंट्स बियॉन्ड इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स। जो कि रिजिड प्लान्स होते हैं, पहली प्लान अगर मैनेजर्स बना लेते हैं, फिर उनको विलिंगली टू प्रपोज करना फ्रेश आइडियाज़ को सजेस्ट करना इम्प्रूवमेंट जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इन्वॉल्व हाई कॉस्ट प्लानिंग जो कि कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग, एक सेकेंड,
Comprehensive planning demands significant investment, hiring expert professionals, collecting accurate data, and conducting through analysis and dedicating substantial time and financial resources. आपको पता है प्लान करने में ह्यूज कॉस्ट लगती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। आप प्लान करते हैं कि आपको वर्क कैसे करना है, उसके लिए आप कोई पर्सनस को हायर करते हैं जो आपको सजेस्ट करें, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। तो प्लानिंग जो कि है काफ़ी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व करती है, जो इसकी एक लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत होता है, प्लान करते हैं आपको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो थ्रू इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग ऑप्टिमल ऑप्शंस रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम इन्वेस्टमेंट विच कैन डिले अर्जेंट एक्शन व्हेन स्पीड इज़ क्रूशल। जब आपको कोई चीज़ फटाफट करनी हो, जल्दी करनी हो, स्पीडली करनी हो, तो उस वक्त प्लानिंग थोड़ी सी लिमिटेशन प्रोवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसको पहले आप प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को। उसके बाद प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप कितना भी प्लान कर ले, आपको प्लानिंग कभी भी गारंटी सक्सेस नहीं करती है। पास्ट प्लानिंग सक्सेस डोंट इंश्योर फ्यूचर रिजल्ट। अगर कोई चीज़ पहले पिछले साल आपने यूज़ किया वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी आप उसी प्लान से चले तो आपको सक्सेस मिलेगी। अननोन फैक्टर्स, मार्केट शिफ्ट, चेंजिंग सर्कमस्टांस मीन इवन एक्सेलेंट प्लान्स कैन फेल। जो भी सर्कमस्टांसेस वो कीप्स चेंज होते रहते हैं, डायनामिक होते हैं, तो वो बहुत अच्छे प्लान को भी फेल कर सकता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, आप एजम्पशंस ही तो लेते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर एजम्पशन आर नॉट ऑलवेज प्रिसाइज। फ्यूचर एजम्पशन जो लेते हैं आप, वो हमेशा सही नहीं हो सकता है। व्हेन एक्चुअल कंडीशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रेडिक्शंस, इवन द मोस्ट थॉटफुल प्लान्स में फॉल्टर। जो कि बहुत थॉटफुल प्लान, जो बहुत सोच के भी बनाया हो, वो भी फेल कर सकता है। क्यों? लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में प्रॉपरली प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्लानिंग के 7 स्टेप प्रोसेस पे। इसके लिए आप मिनोमिक याद कर लीजिए, एस डाइज इफ। बहुत पुराना मिनोमिक है जो यूज़ करते हैं बहुत सारे चैनल्स पे भी। इससे आपको इजीली याद रखा है। एस से क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का पहला प्रोसेस है कि आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है। मैंने आपको बताया था, मैनेजर्स इस्टेब्लिश क्लियर मेजरेबल कंपनी ऑब्जेक्टिव अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, देन कम्युनिकेट देम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स जो कि है पहले इस्टेब्लिश करते हैं मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना हो, जो अलाइन भी करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल के, और उसके अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग प्रेमाइस, create informed assumption about the future using forecasting techniques and historical data analysis. These premises become the planning foundation. premise मतलब होता है फ्यूचर की assumptions क्या लेते हैं। ठीक है। तो आप जब भी डेवलप करते हैं प्रीमाइस को, ये इंफॉर्मेशन assumption क्रिएट करता है फ्यूचर का, जो आप फोरकास्ट करते हैं टेक्निक्स को और हिस्टोरिकल डाटा के एनालिसिस को। ये प्रीमाइस जो कि है प्लानिंग की फाउंडेशन बन जाती है। तो मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगानी है। जब आप एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे ना, फिर आपको वो सारे पॉइंट्स दिखेंगे जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है। तो आई से होगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो आपको हर जगह होता है। ब्रेनस्टॉर्म ऑल पॉसिबल अप्रोचेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सारे पॉसिबल जितने भी अप्रोचेस हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन सबको आप ढूंढिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव जो कि है बेस्ट होगा। एग्जाम्पल, टू इंक्रीज 10% सेल, कंसिडर न्यू प्रोडक्ट्स, प्रमोशनल डिस्काउंट्स, इनहेंस्ड एडवर्टीजमेंट और डायरेक्ट सेल। मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपको उस एग्जाम्पल में 25 लाख सेल करनी है, तो आप सारे मेथड्स चूज़ कीजिए कि आप इस सेल को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। नया प्रोडक्ट्स को लाइए, प्रमोशनल डिस्काउंट्स दीजिए, आप इन्हेंस्ड एडवर्टीजिंग करिए या डायरेक्ट सेल करिए जिसमें आप वाउचर्स प्रोवाइड करिए, रिबेट्स प्रोवाइड करिए, डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, एवेल्युएट करो अल्टरनेटिव्स को। जो भी अल्टरनेटिव्स हो उसके प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करो। सिस्टमेटिकली एनालाइज ईच ऑप्शंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एलिमिनेट करो लेस वायबल चॉइसेस को। आइडेंटिफाई करो द मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव फॉर डीपर कंसिडरेशन। आपको जो भी अल्टरनेटिव जो बेस्ट सूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप उसे चूज़ करें, उस अल्टरनेटिव को चूज़ करें जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें। एनालाइज करने के बाद उसके प्रोज और कॉन्स को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। फिर सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव,
choose the most feasible, profitable and practical option. Sometimes combining multiple alternatives yields the optimal solution for complex challenges. फिर सेलेक्ट करो ऑल्टरनेटिव को, जो भी ऑल्टरनेटिव आपको बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट कर लो. चूज़ द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन. जो भी बहुत फिजिबल हो, प्रैक्टिकल ऑप्शन हो, उसको आप चूज़ कर लें. कंबाइनिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के लिए. ठीक है. उसके बाद आई से इम्प्लीमेंट करो प्लान को. जो भी आपने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करो. ट्रांसफॉर्म प्लान्स इनटू एक्शन. एक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म करो बाय clearly communicating expectations to employees, allocating necessary resources and assigning responsibilities to team members. ठीक है. इसके बाद फॉलो अप एक्शन. उसके बाद आप एक्शन को फॉलो अप करें कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करें इम्प्लीमेंटेशन टू वेरीफाई अजम्पशन रिमेन वैलिड एंड कंडीशंस हैव नॉट चेंज. देखिए कि प्लान के अकॉर्डिंग सारा वर्क हो रहा है कि नहीं. मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू कीप प्लान ऑन ट्रैक. और नेसेसरी एडजस्टमेंट करें, उसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट करें जिससे प्लान जो कि अपने ट्रैक पे चलता रहे. जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान पाथ चूज़ किया उसी पाथ पे सब कुछ चलता रहे. तो ये थे आपके प्लानिंग के प्रोसेस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये बोर्ड और CUET में आपका आता है तो आपको इसको डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है. इसके लिए मैंने आपको मिनोमिक बता दिया, एज डाइज इफ. आप 1 सेकेंड वेट करना, मैं बस पानी पी लूँ. चलो ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. ये हो गया. 2 मेन टाइप्स ऑफ प्लान्स. 2 मेन टाइप के प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट प्लान्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड ड्यूरेशन. अंडरस्टैंडिंग दीज कैटेगरीज हेल्प मैनेजर्स सेलेक्ट बेस्ट अप्रोप्रिएट प्लानिंग अप्रोच. कौन से प्लानिंग अप्रोच बेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है. ठीक है. 2 तरीके के होते हैं. एक होता है सिंगल यूज़ प्लान. आई होप आपको ये दिख रहा हो. रुक जाइए, मैं सिंगल यूज़ प्लान्स कर देते हैं हम इसे, सिंगल यूज़ प्लान्स. और फिर ये है स्टैंडिंग प्लान्स. ठीक है. तो सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स में डिफरेंस क्या होता है. देखिए, ये क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए. ये वन टाइम सिचुएशन के लिए क्रिएट किया जा सकता है जो वापस फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी. ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये प्लान बनाया जाता है. दीज प्लान्स आर डिस्कार्डेड वंस द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है ये प्लान जो कि डिस्कार्ड, ये ख़त्म कर दिए जाते हैं और नए उसके लिए टास्क के लिए नया प्लान बनाते हैं. ठीक है. कैरेक्टर्स किड्स क्या है, एक ही टाइम बनते हैं, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, और टेम्पररी होते हैं नेचर में, कभी कभी होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, बजट फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप स्पेसिफिकली कोई बजट बनाते हैं. जैसे आपको 25 लाख की सेल इंक्रीज़ करनी थी, तो आप इस पर खर्चा कितना करेंगे, कितने का बजट बना. मान लें कि आपने 2 लाख का बजट बनाया है कि हम इन चीज़ों पे खर्च करेंगे, 2 लाख का एक्सपेंस उठाएंगे इस 25 लाख के सेल को अचीव करने के लिए. ठीक है. प्रोग्राम फॉर प्रोडक्ट लॉन्चेस. फिर प्रोग्राम्स करने हैं आपको प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए. तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके लिए जो प्रोग्राम होगा, उसका एक्सपेंस जो भी होगा, उसके ऊपर भी जो कि सिंगल यूज़ प्लान ही यूज़ होता है. उसके बाद ये रेकरिंग प्लान होते हैं. स्टैंडिंग प्लान आर रेकरिंग इन नेचर दैट रिमेन एक्टिव इंडेफिनेटली एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग गाइडेंस मॉडिफाइड एज नीडेड टू अडॉप्ट इन चेंजिंग कंडीशन. ये मॉडिफाई कर दिए जाते हैं जब ज़रूरत होती है कंडीशन के हिसाब से. ये रेकरिंग होते हैं, होते रहते हैं, बहुत बार यूज़ होते हैं, ये वन टाइम नहीं होते. कैरेक्टर्स किड्स यूज्ड रिपीटेडली. ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं. कंटिन्यूस एप्लीकेशन, ये कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं. लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस होती है इनके अंदर की. ठीक है. कंपनी की पॉलिसीज़ कि आपको इस टाइम पे आना है, इधर जाना है, ऐसे. तो ये सब जो कि है रिपीटेडली होते रहता है. ये स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है. स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हो गए, ऑपरेशनल मेथड्स हो गए और वर्क प्लेस रूल हो गए. ठीक है. नोट स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव एज. ठीक है, ये आपके काम का नहीं है. 8 टाइप्स ऑफ प्लान डिटेल में आपको पढ़ना है. 8 टाइप्स ऑफ प्लान. ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डाइवर्स प्लानिंग टूल्स, each serving specific purpose. Here is your comprehensive guide to understand when, how to use each type.
कब और कहाँ यूज़ करना है आपको हर टाइप को, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितने भी 8 प्लान्स हैं ना, उन सब का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद आप खुद बना के भी लिख जाएंगे। तो मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए, उसके बारे में आगे पीछे बता दिया है, तो आपको बस समझना है और उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपको पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल न्यूमेरिकल टर्म्स दैट मैनेजमेंट एम्स टू अचीव और टू अचीव विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। मैंने आपको बताया था डिफाइंड टाइम फ्रेम होना चाहिए, मैनेजमेंट का कोई एम होना चाहिए अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, इंक्रीज क्वार्टरली सेल्स बाय 10%, सेल्स को 10% से इंक्रीज कर दो और रिड्यूस कर दो कस्टमर के कंप्लेंट्स को 25% से। यह ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्ट्रेटजी, comprehensive long-term plan defining how to achieve major organizational objective including resource allocation and course of action। स्ट्रैटेजी जो होती है, लॉन्ग टर्म प्लान होती है, वो डिफाइन करती है कि कैसे अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उसको रिसोर्स एलोकेशन को इंक्लूड कर दे और कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से। एग्जांपल, सेलेक्टिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, इस्टेब्लिशिंग ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो इस्टेब्लिश करता है ई कॉमर्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को, ठीक है। थर्ड, पॉलिसी, ब्रॉड गाइडलाइंस दैट शेप थिंकिंग एंड डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग एनर्जी टुवर्ड्स कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शंस। ये ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं जो शेप करती हैं और डायरेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, एनर्जी को, जो कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। पॉलिसी, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी होती है कि आउटलाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्लास 12 में आपने इतना मार्क्स स्कोर किया होगा तब आप एलिजिबल होंगे, इन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए तब आप एलिजिबल होंगे। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं पॉलिसी, ठीक है। फोर्थ है प्रोसीजर, predetermined sequential steps established to handle recurring situation and ensuring coordinated consistent activities। प्रोसीजर होता है किस तरीके से करना है, जैसे प्रीडिटरमाइन होता है कि ना आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, समझ गए आप, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजर, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप इनरोलमेंट प्रोसीजर फॉर न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रेशन। जो कि स्टेप बाय स्टेप जो भी एनरोलमेंट प्रोसीजर होता है नए स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। मेथड, रूल, बस ये लास्ट 8 है। मेथड क्या होता है, फॉर्मलाइज सिस्टम, अरे क्या हो गया ये, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। फॉर्मलाइज सिस्टमैटिक अप्रोचेस फॉर एग्जीक्यूटिंग रूटीन और रिपीटेटिव टास्क विद कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। ये सिस्टमैटिक अप्रोच होता है कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए रूटीन और रिपीटेटिव टास्क को, ठीक है, विद कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, कंसिस्टेंटली, लगातार और एफिशिएंटली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एसेट डेप्रिसिएशन। हमेशा आप स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस ही मेथड यूज़ करेंगे एसेट्स के डिप्रिसिएशन के लिए, एक मेथड है। रूल्स, स्पेसिफिक मैंडेटरी स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइनिंग रिक्वायर्ड एक्शंस और प्रोहिबिशन टिपिकली विद पेनल्टीज फॉर वायलेशन। ये रूल्स होता है कि आपने कोई चीज़ वायलेट कर दिया तो इसके लिए आपको क्या चीज़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या आपको कोई टास्क होगा उसके उस चीज़ को आपने अगर वायलेट किया है तो उसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नो स्मोकिंग पॉलिसी इन ऑफिस प्रेमाइज विद डिफाइंड कंसिक्वेंस फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स डिजाइन टू अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमेटिक वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। ये इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का एंड रूल्स का, जो डिज़ाइन किए गए होते हैं अकम्प्लिश करने के लिए टास्क को, कॉम्प्लेक्स और सिस्टमेटिक टास्क को, ठीक है। मल्टी फेज प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ शॉपिंग मॉल और लॉन्चिंग अ न्यू डिपार्टमेंट। लास्ट आपको एग्जाम्पल, बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितने ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतने ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। तो आप ध्यान रखना अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सके जो रेलिवेंट हो, तो फिर आपको जो कि है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बजट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्रोजेक्टिंग एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड इनकम। एग्जाम्पल, एनुअल सेल्स बजट, क्वार्टरली कैश फ्लो बजट और डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग बजट।
बजट तो आपको पता ही होगा कि कोई भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट होता है जो फाइनेंशियल रिजल्ट को फॉर स्पेसिफिक पीरियड बताता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो इंक्लूड किया होता है एक्सपेंस को, रेवेन्यू को और इनकम को। एग्जाम्पल सेल्स बजट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्वार्टरली कैश फ्लो बजट होता है, ये चीज़ें। मास्टर प्लानिंग, सिंगल वर्सेस स्टैंडिंग प्लान आपको मैंने बता दिया था। सिंगल प्लान जो कि है, सिंगल प्लान जो कि वन टाइम यूज़ होता है, स्टैंडिंग प्लान रिपीटेटिव इन नेचर होता है। टू एड्रेस यूनिक और नॉन रिकरिंग सिचुएशंस, ये होता है कंसिस्टेंट गाइडेंस फॉर रेपिटेटिव। फिर यूज़ कब होता है, एक बार यूज़ होता है, ये रिपीटेडली यूज़ होता है। ड्यूरेशन टेम्पररी होता है नेचर में, लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस होती है जो काफ़ी टाइम तक के लिए चलती है। अडेप्टेबिलिटी, लिमिटेड नीड्स फॉर अडोप्टेशन एज दे आर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंड नॉन रिकरिंग, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, नॉन रिकरिंग होता है, रिपीटेटिव नेचर में नहीं होती। कंटिन्यूसली रिव्यू होती है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो ये चीज़ आपको एग्जांपल पढ़ लेना है, मैंने पीछे पढ़ा दिया है। फिर आपको ये रूल्स वर्सेस मेथड को भी पढ़ लेना है। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज़ का ख़त्म होता है, प्लानिंग। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो इसके साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।